गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, पेज 209। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस साइट। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? लीव्स, यानी कि ग्रीन पार्ट्स प्लांट्स के। और ग्रीन पार्ट्स में भी लीव्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि लीव का सरफेस कैसा होता है? फ्लैट, और वो इस तरह से प्रेजेंट होती हैं कि वो सन की लाइट को मैक्सिमम ट्रैप कर सकती हैं। और लीफ के अंदर क्या होता है? लीफ के दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट है, जिसे मेसोफिल टिश्यू कहते हैं, जो कि एक टाइप का ग्राउंड टिश्यू है। और उसकी नेचर कैसी है? नेचर है उसकी पैरेन्काइमेटस। तो ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं, देखो ये जो अलग अलग टर्म्स यूज हुई है, इनका मतलब क्या होता है? मेसोफिल का मतलब होता है फिल, यानी कि लीफ के मिड में जो प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो पैरेन्काइमा है, ये उन सेल्स की नेचर है कि वो उन सेल का टाइप्स है, ठीक है। अब ये देखो, सपोज करो कि लीफ का स्ट्रक्चर है और इसमें यहाँ पर ये इंडिविजुअल सेल्स मौजूद है। इन सेल्स के अंदर ऊपर से जो लाइट आ रही है, मैक्सिमम लाइट कब ट्रैप होगी? जबकि इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो इस लाइट के इस तरह से प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि लाइट को ट्रैप करने के लिए इस तरह से प्रेजेंट होना जरूरी है, इसका क्लोरोप्लास्ट का, जो कि मेसोफिल सेल्स के अंदर है। लेकिन सपोज करो कि लाइट इस तरह से आ रही है, क्लोरोप्लास्ट इस तरह से प्रेजेंट है, तो उसका जो मैक्सिमम सरफेस एरिया है वो लाइट को कैप्चर नहीं कर पाएगा, और इस तरह से क्या होगा? लाइट कैप्चर नहीं हो पाएगी। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं। जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है या फिर अंधेरा होता है, उस केस में कंडीशन आती है ये। लेकिन जब लाइट की इंटेंसिटी ऑप्टिमम होती है, तब क्या होता है? तब ये वाली स्थिति होती है, तब वो लाइट को कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हुआ कि लाइट, ये जो फोटोसिंथेसिस है इसकी साइट क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, जो कि मेसोफिल सेल्स यानी कि लीफ के बीच वाले सेल्स, जो कि एक तरह के पैरेन्काइमा है, उनके अंदर ये पाई जाती है। इसके बाद अब ये जो स्ट्रक्चर देखो, फिगर 13.2 में, यहाँ इन्होंने एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखा है। क्लोरोप्लास्ट में हमें क्या दिख रहा है कि एक तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है, एक इसमें एक दूसरा मेम्ब्रेन होता है जिसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इन मेम्ब्रेन्स के अंदर कुछ और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ग्रेना। ये ग्रेना है, और ग्रेना किससे मिलकर बना है? थाइलेकोइड से। थाइलेकोइड इस सिंगल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर को, जो कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं थाइलेकोइड। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, इसके अलावा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे ग्रेना, ठीक है। इसके पास में ही मौजूद एक और ग्रेना, ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से स्ट्रोमा लेमेले से, और बीच में जो ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और जैसा कि तुम जानते हो, क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है, तो इसके पास खुद के राइबोसोम्स और डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखा है। राइबोसोम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। राइबोसोम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद स्टार्च ग्रेन्यूल्स और लिपिड ड्रॉपलेट्स, ये इसके अंदर स्टोरेज की तरह प्रेजेंट हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है? लाइट, ये वाला जो फोटोसिंथेसिस है ये दो स्टेप्स में होता है। एक तो है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। ये दोनों स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस की, यानी पहले लाइट रिएक्शन होता है और फिर डार्क रिएक्शन होता है। कहाँ कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन होता है थाइलेकोइड्स में,
डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा यानी कि वो फ्लूइड जो कि प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी लाइट रिएक्शन होने के बाद जो चीज बनती है वो चीज डार्क रिएक्शन में काम आती है। दोनों में अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, वो रिएक्शंस क्या होते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। देखो, लाइट रिएक्शन में सनलाइट इंसिडेंट होने से क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होने की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं एटीपी और NADPH। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये NADPH की फुल फॉर्म है। अब ये जो एटीपी और NADPH बनते हैं, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि डार्क रिएक्शन में ये यूज होते हैं। कैसे ये यूज? देखो, डार्क रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स होने का। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होने के बाद अब क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, वो यहाँ होगा। ऑक्सीजन रिलीज होती है लाइट रिएक्शन में, यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो CO2 से कार्बोहाइड्रेट फिक्स होकर बन रहा है, इसमें कौन हेल्प करेगा? ये एटीपी और NADPH जो लाइट रिएक्शन में बनेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी है कि इस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे लाइट और डार्क का मतलब क्या है? लाइट का मतलब यह है कि अब चूंकि इसमें क्लोरोफिल को एक्साइट होना है, तो जब लाइट प्रेजेंट होगी तब ये रिएक्शन होगा। लेकिन ये जो डार्क रिएक्शन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि जब लाइट एब्सेंट होगी तभी होगा। इसका मतलब ये है कि ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। अगर लाइट प्रेजेंट होगी तो भी ये होगा, और लाइट अगर एब्सेंट होगी तो भी ये होगा। ये लाइट इंडिपेंडेंट फेज है। ये क्या है? ये लाइट डिपेंडेंट फेज है, इसीलिए इसका नाम लाइट रिएक्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? How many pigments are involved? कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। इस तरह के कई पिगमेंट्स हैं जो कि अलग अलग कलर के होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स का मतलब है कलर्ड केमिकल्स या केमिकल कंपाउंड्स जो कि लाइट की अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं। और ये तुम जानते हो कि अलग अलग कलर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यही गुण जो पिगमेंट्स का होता है वो उन्हें ये काम करने में मदद करता है। जैसे कि तुमने ग्रीन प्लांट्स में भी देखा होगा कि ग्रीन के अलग अलग शेड्स होते हैं, वो इन्हीं अलग अलग पिगमेंट्स के कारण होते हैं। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं इनके बारे में देखो, इन्होंने यहाँ और क्या लिखा है? क्लोरोफिल A इज ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल B इज येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल्स आर येलो एंड कैरोटीनॉइड्स आर येलो टू येलो ऑरेंज।
ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स का इन्होंने बताया है। पिगमेंट्स जो हैं इनकी विशेषता क्या है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे ग्रीन के भी इतने सारे शेड्स हैं, तो इतने सारे शेड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होने से दो फायदे हैं। एक तो ये कि जो हमारा मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो फोटो ऑक्सीडेशन से बच जाता है, यानी कि दूसरे वेवलेंथ की जो रेडिएशन है जो इसे नुकसान पहुंचाती है उसको ये दूसरे पिगमेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? प्रिवेंट्स क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। दूसरा लाभ इसका क्या हुआ? इससे एक लाभ ये भी होता है कि इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन। जितनी सनलाइट एब्जॉर्ब होती है वो भी इंक्रीज हो जाता है। कैसे? सपोज करो कि पहले सिर्फ इतनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही थी और पिगमेंट्स ऐड होने से क्या हुआ? उसका दायरा बढ़ गया। दायरा यानी कि कितनी वेवलेंथ अब एब्जॉर्ब हो सकती है वो ज्यादा पिगमेंट्स के आने से बढ़ गया। अब ज्यादा वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब होगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो ज्यादा फूड बनेगा। अब ये जो ग्राफ्स बनाए इनकी मैं सिग्निफिकेंस बताता हूँ। देखो, सबसे पहला वाला जो ग्राफ है 13.3a, ग्राफ शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड द कैरोटिनॉइड्स। तो इसमें इन्होंने ये दिखाया, इस ग्राफ में नीचे की तरफ देखो क्या लिखा है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर्स, 400, 500, 600, 700, ये सभी ग्राफ पे अप्लाई होता है। और लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। तो अगर हम पहला वाला ग्राफ बनाएं तो पहले वाले ग्राफ में क्या लिखा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स। और इस साइड क्या बनाई है इन्होंने? वेवलेंथ। सबसे पहले 400, फिर 500, फिर 600 और फिर 700। और इसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो पिगमेंट बनाया है उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए। इस ग्राफ से हमें क्या पता लगता है? इस ग्राफ से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर दो पीक्स आ रही है। दो पीक आने का मतलब ये है कि क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है ये दो बार, मतलब दो ऐसी वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है ना। देखो, दो ऐसी वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है जिस पर की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, यानी कि जब वो पिगमेंट सबसे ज्यादा एक्साइट होता है। तो वो दो वेवलेंथ कौन सी है? वो दो वेवलेंथ होती है, एक तो रेड और एक ब्लू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्लोरोफिल बी का। ये क्लोरोफिल बी का है। क्लोरोफिल बी में भी दो पीक हैं, वो भी दो कलर की वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद तीसरा वाला है जिसका नाम है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में एक ही पीक है, हाँ दो पीक हैं येलो वाले में भी। तो ये भी क्या करता है? दो वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पिगमेंट हमारे लिए कौन सा है? वो है क्लोरोफिल ए और बी। तो इन दोनों में दो दो पीक्स हैं, तो इसका मतलब दो वेवलेंथ ऐसी हैं जो कि जिस पर ये एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं और जिस पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसके बाद अब देखो सेकंड वाला ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो था ऊपर वाला ग्राफ, ये तो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब कौन से वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होती है कौन से पिगमेंट के द्वारा, वो बताने के लिए। अब ये जो है ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है
कि किस वेवलेंथ पर ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होती है। इससे हमें क्या पता लगेगा, ऑक्सीजन कब रिलीज होती है, जब फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये इस बात का सिंबल है कि कौन सी वेवलेंथ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा कि कौन सी वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट्स। अब हम देख रहे हैं कौन सी वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इस वाले दूसरे वाले ग्राफ में भी क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले तो आता है एक पीक और उसके बाद एक दूसरा पीक इस तरह से आता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि दो वेवलेंथ कोई ऐसी है, जैसा कि हमें यहाँ दो पीक दिखे जिन वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है। तो वो कौन सी हुई, वो हुई रेड और ब्लू। इसके बाद अब देखो तीसरा वाला, ये है तीसरा वाला। तीसरे वाले में क्या दिखा है इन्होंने, ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। अब उन्होंने क्या किया कि इस ग्राफ को और इस ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। तो उससे हमें क्या पता लग गया कि जब जब पीक्स आते हैं एब्जॉर्प्शन में क्लोरोफिल के द्वारा, तब तब जो ऑक्सीजन का जो रिलीज वो बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसी वेवलेंथ पर यही पिगमेंट का मॉलिक्यूल एक्साइट होकर फोटोसिंथेसिस कर रहा था और ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। ठीक है, तो ये इस सारे रिएक्शन, इन सारे ग्राफ्स का कंक्लूजन है, यानी कि परिणाम है। देखो, of course you are familiar with the wavelength of visible spectrum of light as well as Vibgyor. From figure this you determine the wavelength color of light which chlorophyll shows maximum absorption. Does it show another absorption peak and any other wavelengths too? If yes, which one? तो मैंने बताया कि दो कलर की पीक्स में होता है, एक तो रेड और एक ब्लू। Can you see that the wavelengths at which there is a maximum absorption of chlorophyll that is in the blue and the red regions also show higher rate of photosynthesis? By looking at figure, can you say there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum? These graphs together show that most of the photosynthesis takes place. तो इसके बाद हाँ, ये जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जैसा कि कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये दायरा बढ़ा देते हैं कि कितनी वेवलेंथ ट्रैप होंगी इस फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, और उससे क्या होता है कि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। मेन पिगमेंट्स जो प्राइमरी पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल, उनको वो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाती है। ये दो इसके एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन क्या होता है। एक एक करके हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले लाइट रिएक्शन और फिर डार्क रिएक्शन। ठीक है, एक दिन में लाइट रिएक्शन और एक दिन में डार्क रिएक्शन।